आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कार्य और ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर के अगली क्लास करने वाले हैं। अगर आप पहली वाली क्लास नहीं किए हैं जिसमें हमने वर्ग के बारे में पूरा ये बताया था, तो उस क्लास को जाकर कर लेना और उसके बाद इस वाली क्लास को करना है। तो चलो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और आपको अच्छी की तरह से इसमें हम एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, तो हमने आपको बताया कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा कि कार्य होता है बल गुणे विस्थापन बराबर क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ये आपने बताया। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्कों के बारे में ये देखा, कार्य के प्रकार के बारे में। तो कार्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये हमने ये बताया था आपको। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य यानी जीरो कार्य। तो आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। तो हमने कल आपको धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो शायद हल्का हल्का कुछ बुझाया था, तो आज उसी को पूरी तरह से बताने वाला हूं। तो पहला ही आप लोग हेडिंग बनाओ, धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य? धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। क्या? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो पॉजिटिव वर्क वह कार्य है, या जो ये है वो वह कार्य है जब किसी वस्तु जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में लगे तो वहां पर धनात्मक कार्य होता है। यहाँ पर आप लोग सीधा एक लाइन में आंसर बताओगे कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में लगे, एक ही दिशा में लगे तो वो कौन से कार्य में आता है? तो आपका धनात्मक कार्य में आ जाएगा। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में लगे तो वहां पर धनात्मक कार्य होता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु पर हम बल इधर का लगाऊं और इसका विस्थापन भी इधर का ही हो। ये नहीं कि हम पूरब में बल लगाएं और पश्चिम में जाकर उसका क्या हो, विस्थापन हो, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क नहीं होगा, निगेटिव वर्क होगा, यानी ऋणात्मक कार्य होगा। अगला इसका टाइप तो हमने आपको बताया था। इसी में और आपको एक बात बता दूं, हमने अभी तक फार्मूला में देखा F बराबर एक होता था F यस कॉस थीटा, ये होता था। तो आपको यहाँ पर जो ये थीटा का मान है, जो और हम अगर कॉस 0 अंश की बात करें, कॉस 0 अंश पर 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम कॉस 0 अंश का मान रखें तो ये क्या हो जाएगा, F यस हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा और 1 से हम गुणा करेंगे तो हमें वही मिलता है। तो यहाँ पर W बराबर F यस हो जाएगा। इसका लिमिट क्या होता है? इसका लिमिट यह होता है 0 अंश से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और थीटा बीच में आएगा। फिर 90 से क्या होगा, 90 के बराबर या तो होगा या तो 90 से यह कम होगा अगर मान निकलेगा। तो इसका इतना लिमिट होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। तो इतना आप लोग समझिए, पॉजिटिव कार्य में हमेशा 0 से बड़ा होता है और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। इतना हो गया। फिर अब देखिए क्या होता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक निगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, आप लोग कभी ना कभी तो इसका नाम सुना ही होगा। ऋणात्मक कार्य का नाम ही सुना होगा, पर निगेटिव का नाम यानी ऋणात्मक का नाम तो सुना ही होगा।
तो इसका क्या होता है कि इसमें जब बल तथा विस्थापन क्या हो वो विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं यहाँ पर भी क्या में होते हैं, क्योंकि सबका अच्छी तरह से लैंग्वेज बैठना चाहिए। जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो वहां पर कौन सा काम होता है, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग पूरब में बल लगाएं और उसका पश्चिम में हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। हमारे कहने का एक तात्पर्य है कि हम लोग तो इधर पर इस वस्तु पर इधर का बल लगाएं और इसका ऋणात्मक ऊपर की ओर हो जाए, यानी इसका विस्थापन ऊपर की ओर हो जाए, उधर जाए ही ना। तो जब ऐसा होता है तो हमारा ऋणात्मक कार्य हो जाता है। ऋणात्मक कार्य जो होने पर इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होती है 90 से 90 के बराबर होता है। 90 से बड़ा होगा या तो 90 के बराबर होगा। फिर उसके बाद 180 अंश से क्या होगा, 180 अंश से ये छोटा होता है। हमेशा इसका जो ये क्या होगा, वर्ग होगा, W होगा, WF cos थीटा। या तो अगर 90 लोगे तो ये शून्य हो जाता है, अगर आप 180 लोगे cos 180 अंश का मान लोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और हमेशा W का मान यहाँ में क्या आता है, माइनस का F आता है, माइनस का F आता है। यानी एक लाइन में अगर इसे समझाऊं आपको तो ये मान लो कि मूल बिंदु है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर ये एक ही जगह पर रहे, उस पर इतना बल ना लगाया जा सके कि वो अपनी जगह से विस्थापित हो, वो अपनी जगह से विस्थापित ना हो, वो ये उतना बल नहीं लग रहा है कि वो विस्थापित हो, उतना बल उस वस्तु पर नहीं लग रहा है कि वो विस्थापित हो, वो उसी दर पर बना हुआ है। तो वहां पर भी क्या हो जाता है, 90 अंश का क्या हो बनेगा, एंगल बनेगा और उसका मान शून्य हो जाता है। और इसका ये इतना अकेला जान लो, जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होता है, बस और कुछ नहीं। लिमिट क्या होती है, 90 के बराबर या तो होगा या तो 90 से बड़ा होगा और 180 अंश होगा या तो 180 अंश से छोटा होगा, इतना मान हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका शून्य कार्य। अब इसे इरेज करना पड़ेगा, पहले एक बार इसे लिख लीजिए फिर करता हूँ इरेज। हाँ, इसमें एग्जांपल आप लोग ये लिख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, एग्जांपल पूछेगा ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक कार्य में आता है, क्योंकि अगर उस वस्तु नीचे की ओर आएगा तो उसका विस्थापन होगा, उसके में कोई ना कोई गति तो हो रही होगी, पर उसको वहां से लाने में क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हो गया। अब चलो शून्य ऋणात्मक कार्य वह कार्य है जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में लगते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऋणात्मक कार्य हो जाता है। और फिर उसके बाद आया आपका क्या, उसके पहले आया आपका धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या है, तो धनात्मक कार्य वह कार्य होता है जिसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगते हैं, एक ही दिशा में लगते हैं। वहां पर कौन सा कार्य हो जाता है, वहां पर आपका हो जाता है धनात्मक कार्य एवं पॉजिटिव वर्ग। अब हम लोग जीरो वर्ग पर बात करेंगे, यानी शून्य कार्य पर। शून्य कार्य क्या, शून्य कार्य। शून्य कार्य को इंग्लिश में कहते हैं जीरो वर्ग। जीरो वर्ग कहेंगे। जीरो वर्ग के लिए आप ये समझिए कि आपका फार्मूला क्या होता है, W बराबर F cos थीटा। ये आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, F cos थीटा। अगर cos थीटा का मान शून्य कार्य में cos थीटा का मान
90 हो, कितना हो 90 अंश हो, यानी कॉस 90 हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक तो ये डिपेंड करेगा कॉस के मान पर, अगर कॉस का मान 90 हो जाएगा तो वहां पर शून्य कार्य हो जाएगा। दूसरा शून्य कार्य डिपेंड करेगा किस पर, एफ पर। एफ अगर 0 हो गया, बल 0 हो गया, तो वहां पर भी कार्य का जो होगा वो शून्य कार्य हो जाएगा। और किस पर डिपेंड करेगा, यश पर डिपेंड करेगा। अगर यश का भी मान शून्य हो जाता है तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर शून्य कार्य हो जाएगा, 0 वर्ग हो जाएगा। इतना आपको इसमें ये समझना है कि अगर cos 90 होगा तब भी आपका W का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर आपका बल भी 0 होगा तो वहां पर W का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर आपका विस्थापन 0 होगा तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, W का मान क्या आ जाएगा, तो W का मान आपका आ जाता है शून्य। इतना समझ में आया कि हमारे कहने का मात्र इतना मतलब है कि यहाँ पर किसी एक का मान शून्य होता है तो आपका वर्ग तो जो कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहोगे ये कैसे होता है, तो अगर आप लोग दीवार पर मारते रहो तो वहां पर शून्य कार्य होगा। एफ यस कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा का मान शून्य 90 अंश हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, W बराबर 0 हो जाएगा। अगर बल का मान शून्य हो जाता है, बल लगाना बंद कर देते हो तो वहां पर भी क्या होगा, वर्ग शून्य हो जाएगा। अगर कि आप विस्थापन उसमें ये विस्थापित नहीं कर पाए, उसी दर पर है चाहे जितना बल लगाए, तो वहां पर भी आपका क्या होगा, तो वहां पर भी आपका वर्ग का मान, वर्ग जो कार्य है वो शून्य कार्य होगा। इसका एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी दीवार है, आपके घर की जो है तो दीवार पर धक्का लगाना, धक्का लगाना, तो ये क्या हो गया, दीवार को धक्का लगाना। तो इसमें कहने का मात्र इतना मतलब है, तो इधर किसी का मान शून्य होता है तो आपका वर्ग भी शून्य हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पर, जो हमारी टॉपिक है एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी यानी ऊर्जा, इस पर हमने इसे खत्म कर दिया, इसके टाइप को भी खत्म कर दिया। अब ऊर्जा की बात करेंगे तो यह हमारा मेन टॉपिक इसमें क्या था, मेन टॉपिक हमारा ऊर्जा ही है। हम आज ऊर्जा की ही क्लास करने वाले हैं। ये सब बचे हुए थे तो उसी को हमने क्या किया, कवर कराया। तो अब हम यहाँ पर क्या करता हूँ, डालता हूँ एनर्जी, यानी ऊर्जा। इसके लिए मात्र एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का मतलब क्या है। तो इस पर अगर हम बात करूं तो इतना आप लोग जान लीजिए कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कोई भी कार्य है तो उसको आप लोग कितनी तरह कर लेते हैं। कार्य करने की क्षमता, अगर आपकी क्षमता है उस कार्य करने की या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य, तो यहाँ पर आप लोग मात्र इतना लिखिए, यह किसी कार्य को करने की क्षमता का होता है। यहाँ किसी कार्य करने की क्षमता, या तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या किसी को हटाकर भी लिख सकते हैं, यह किसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आप ऊर्जा कहते हैं, आप उस कार्य को कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी पर ये है ऊर्जा, कि आपकी जितनी क्षमता होती है उतना ही कार्य होगा, उससे ज्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं आप।
तो ये क्या हुआ, ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा इतना मात्र लिखना है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, तो ऊर्जा की यूनिट हम बात करूं तो इसकी यूनिट आप लोग क्या कह सकते हैं, तो इसकी यूनिट जूल हो जाती है। क्या हो जाती है, तो जूल हो जाती है। फिर उसके बाद इसका सीजीएस की बात अगर हम करें, सीजीएस तो अर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। एक अर्ग एक जूल बराबर क्या होता है, तो एक जूल बराबर, आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इसकी परिभाषा लिखो, मात्र समझने के लिए कह रहा हूँ कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पर आपकी जो पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा, एक जूल बराबर कितना अर्गो होता है, एक जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्गो होता है। कितना होता है, एक जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्गो होता है। और एक आप लोग इसको और कह सकते हो कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी में भी नापते हैं। ये क्या है, साधारण मात्रक है, साधारण मात्रक है, ये साधारण मात्रक है कैलोरी। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये आप लोग बताओ। चलो हम ही बताता हूँ। एक कैलोरी में आपका हो जाता है 4.2 जूल। क्या हो जाता है, 4.2 जूल। फिर उसके बाद और आगे आओ, एक जूल में कितने कैलोरी आता है, ये आप बताओ। ये आपको भी पूछने का, एक जूल में कितने कैलोरी आता है, तो एक जूल में आपका 0.24 कैलोरी आ जाता है। क्या आ जाता है, 24 कैलोरी आ जाता है। इतना समझ में आया। एक जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। इसका व्यावसायिक इकाई क्या होता है, तो इसका व्यावसायिक इकाई ये होता है क्या, किलोवाट घंटा। क्या, किलोवाट घंटा। कहाँ पर यार, यहाँ पर देखिए। इसका एक और इकाई होता है व्यावसायिक इकाई क्या होता है, व्यवसायिक गलत लिखा है, व्यवसायिक यूनिट क्या होता है, तो किलो वाट घंटा। किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा। एक किलोवाट घंटा में जूल कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 3.6 गुणे 10 के घाते 6 हो जाता है। 10 के घाते 6 जूल हो जाता है। कहोगे कैसे आया, तो 1 किलोवाट यानी 1 किलो में कितने ग्राम होता है, तो 1 किलो में आपका हो जाता है 1000 गुणे घंटा है। घंटा में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। हमेशा घंटा को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और 3.6 अगर को हम लिखूं तो 10 के घाते 5 हो जाएगा। और एक अंक पर जब आप पॉइंट लगाओगे, जब 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल हो जाता है। तो इस तरह आपका 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल आया है, इस तरह। तो ये आपको बताने के लिए था कि ऐसे होता है। आपका मेन आंसर यही है, आपको भी पेपर में एग्जाम में यही देगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। और किलोवाट घंटा, ऊर्जा की किलोवाट घंटा कौन सी मात्रा इकाई में आता है, यूनिट में आता है, व्यवसायिक इकाई में आता है, व्यवसायिक यूनिट में आता है। साधारण मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का साधारण मात्रक आपका कैलोरी हो जाता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 के घाते 7 अर्ग होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ये आप सबको ध्यान देना है। अब हम लोग आएंगे, और हाँ एक बात बताओ, इसके टाइप्स ऑफ
जो एनर्जी है, जो हमारा ऊर्जा के प्रकार है, तो ऊर्जा अनंत प्रकार के होते हैं। चलो हम लोग अब इसके प्रकार पर चलते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर कोई नहीं लिखा है तो बताना, भेज दिया जाएगा आपको भाई। अभी टेलीग्राम पर चैनल नहीं बन पाया है, चलो देखो बनवाता हूँ यार जल्दी। यहाँ पर क्या लिखा जाए, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, ऊर्जा अनंत अगिनत प्रकार के होते हैं, यानी ऊर्जा अनंत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अनंत प्रकार के होते हैं। हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, ओनली 2 प्रकार पर, काइनेटिक एनर्जी और किस पर, और आपकी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। और आपकी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मीनिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी। तो देखिए, जो काइनेटिक ऊर्जा होता है यानी गतिज ऊर्जा होती है आपकी, इस प्रकार की ऊर्जा को, जो ये गतिज ऊर्जा है, ये गति के कारण होता है। इसके नाम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। तो गतिज ऊर्जा हमने क्या गतिज ऊर्जा में देखा, तो गतिज ऊर्जा में हम ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा में, हम इसकी परिभाषा जो अभी लिखाएंगे पर आप लोग समझिए कि गतिज ऊर्जा में कोई वस्तु है, उसमें गति अगर आती है तो वहां पर गतिज ऊर्जा होती है। और अच्छे से अगर आपको समझाऊं तो ये मान लो कि बस है हमारी जो पुरानी वाली चीज थी, वे टूटी नहीं है, अभी लड़ाया नहीं है। हाँ, रोड पर जा रही है तो इसमें गति हो रही है, मान लो ये जा रही है, तो जब कोई वस्तु जा रही हो, कोई वस्तु जा रही हो, उसमें गति हो, यानी हम यहाँ से यहाँ तक आए तो मुझमें कोई ना कोई गति हुआ है, वही गति को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस बस यहाँ से यहाँ तक आ गई, मान लो कि यहाँ पर आ गई, तो ये वहां से आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में गति किया, और जब गति किया तो उसी गति में जो ऊर्जा लॉस हुआ उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इतना आप लोग समझिए बस कि गति में गति होता है, उसी को हम लोग गति के कारण ही इसे गतिज ऊर्जा नाम दिया है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें ऊंचाई और उसके आकार में परिवर्तन हो, जिसमें उसकी इकाई ऊंचाई और आकार में परिवर्तन हो, जो इसकी
अगर इसको ऊंचाई इतनी ऊंचाई पर है इसे और बढ़ा दिया जाए, या इतनी ऊंचाई पर है इसे और बढ़ा दिया जाए, तो जब इसकी ऊंचाई बढ़ाओगे या ऊंचाई में परिवर्तन किसी भी तरह आप लाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और उसके बाद आकार, इसका आकार यह है, इसको दाब लगाकर कोई ना कोई तरीके से इसकी क्या किया जाए, आकार में चेंज किया जाए, यानी बदलाव लाया जाए। जब आकार में बदलाव आता है तो वहां पर भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इतना आप लोग को समझ में आया। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। किस पर? गतिज ऊर्जा द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसका जो फार्मूला क्या होता है कि इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, के ई बराबर 1/2mv² होता है, इतना होता है इसका फार्मूला। और इसका फार्मूला आपका हो जाता है पी ई बराबर mgh हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गति के कारण आता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। और इसमें क्या होता है, ये किस पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान और ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, इतने पर निर्भर करता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो स्प्रिंग आप ले लीजिए, उसे खींचिए, उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। उसे खींच कर आप लोग दूर करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर जो करो, उसमें परिवर्तन होता है। तो वहां पर स्थिति यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अब हम इसकी परिभाषा को और भी अच्छी तरह से क्लियर करके आपको बताता हूँ। तो हम दो प्रकार की ऊर्जा को देखेंगे, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों को गति ऊर्जा के प्रकार, हम लोग ने कार्य के भी प्रकार पढ़े, अब ऊर्जा के भी प्रकार आज पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के प्रकार में आपको हमने पहले क्या बताया, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार की ऊर्जा में, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की ऊर्जा में, इस प्रकार की ऊर्जा में, इस प्रकार की ऊर्जा में, इस प्रकार की ऊर्जा वस्तु में, इस प्रकार की ऊर्जा वस्तु में गति के कारण होता है, गति के कारण होता है। हमने वही लिखा जो आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है ये वस्तु में गति के कारण होता है। बस इतना लिख देना, और आपको लिखना कहाँ है यार, वही बार बार आ जा रहा है कक्षा 10 वाला बात। इस प्रकार की ऊर्जा वस्तु में गति के कारण होता है। गति के कारण होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे केस ई से, काइनेटिक एनर्जी से, के ई से प्रदर्शित करते हैं। जब इसे प्रदर्शित करते हैं, के ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद और आगे आओ, यहाँ से यहाँ पर आओ, के ई बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला mv², जहां पर m क्या होता है, m आपका जहां m बराबर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान होगा जिसमें गति हो रही होगी। v क्या होगा, वेग होगा। और अगर आपको बताऊं, इस पर डिपेंड किस पर करेगा, यानी निर्भर किस पर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, और ऊर्जा लगा हुआ है, इसलिए